मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप लोग सारे अच्छे से अपने अपने घरों पे होंगे। हमारी अभी क्लासेस पिछले 1 महीने से नहीं हो पाई है। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मेरी कुछ निजी कारणों की वजह से मैं आपकी क्लासेस नहीं ले पाया हूँ। लेकिन ठीक है, अब हम कंटिन्यू करेंगे, हम पार्टनरशिप ख़त्म करेंगे। बाकी 2 क्लासेस, बाकी जो हमारे 2 चैप्टर रिमेनिंग होंगे वो हम क्लास में नॉर्मल जैसे फ़ेस टू फेस क्लास करते थे, हम उस क्लास में अपना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008। ठीक है जी, तो ये आपकी बुक का जो है चैप्टर नंबर 20 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, दैट इज़ LLP एक्ट 2008। तो बेटा एक सीधी सी चीज़ है, मैंने आपको जैसे बताया हुआ है कि हम कोई भी चीज़ जब पढ़ते हैं तो उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इस एक्ट के आने की ज़रूरत क्यों पड़ी। बेटा सोच के देखो, कंपनीज एक्ट 1956 था, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट 1932 आया, फिर LLP एक्ट आया। LLP का मतलब होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब आपको समझ में आना चाहिए, LLP का मतलब हमारा क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं अगर मैं LLP की बात करता हूँ, P स्टैंड फॉर पार्टनरशिप। तो आपको नहीं लगता जो पार्टनरशिप आपने 12th में पढ़ा हुआ है ये कुछ वैसा वैसा सही है? तो बिल्कुल ठीक सोचा बेटा आपने, वो कुछ वैसा वैसा सही है। बस इसमें क्या कर दिया गया है, अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें जो बेटा ये पार्टनर है, इसकी लायबिलिटी को क्या कर दी गई है, लिमिटेड। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको सिंपल से टर्म्स में समझाना चाहूँगा कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, ठीक है, इसमें बेटा अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन इससे पहले एक सिंपल सी चीज़ आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कंपनी की कुछ एडवांटेजेस, कंपनी है बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, तो कंपनी की एक एडवांटेजेस थी कि वहाँ पे जो शेयर होल्डर होते थे उसकी लायबिलिटीज़ क्या होती थी, लिमिटेड होती थी। ठीक है जी, तो आपको नहीं लगता कि कंपनी की वो एडवांटेज भी लिमिटेड लायबिलिटी में है? तो और लेकिन पार्टनरशिप में बेटा एक सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या थी कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती थी वो अनलिमिटेड होती थी। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है बेटा, ये पार्टनरशिप और कंपनी की बीच की एंटिटी है। मेरी बात आ रही है समझ में? कहने का मतलब है पार्टनरशिप की जो डिसएडवांटेजेस थी उससे दूर करने के लिए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाई गई, और कंपनी की एक एडवांटेज ले ली। कहने का मतलब है आप ये बोलोगे सर कंपनी तो थी तो फिर लिमिटेड लायबिलिटी की क्या आने की ज़रूरत थी? बेटा कंपनी में ऐसा होता है ना कि छोटे मोटे बिजनेसमैन के लिए कंपनी बनाने में बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती है, उसके बाद कंपनी बनाने के बाद बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती है, और सबसे बड़ी चीज़ जो है, शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज नहीं करता। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कंपनी को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैनेजमेंट इशू आ जाता है। लेकिन अगर हम लिमिटेड लायबिलिटीज़ की बात करते हैं तो बेटा देखो इसमें क्या क्या, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, मैनेजमेंट भी किसके पास रहेगी, पार्टनर के पास मैनेजमेंट रहेगी ना बेटा, पार्टनर के पास। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कंप्लाइंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, कंप्लाइंस कॉस्ट भी उसकी कम हो जाएगी। ठीक है, कंप्लाइंस कॉस्ट भी इसकी क्या रहेगी, रिड्यूस होकर रहेगी। तो ये हमारे जो बेनिफिट हैं ये LLP के। इसके अलावा हम आगे बाकी चीज़ें भी देखते हैं कि LLP के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, जब हमने पार्टनरशिप पढ़ा था 12th में, याद आया या नहीं आया? आ गया सर, वेरी गुड। तो जब आपने बेटा पार्टनरशिप पढ़ा था 12th में, तो आपको याद होगा कि यहाँ पे इसमें बहुत ही ज़्यादा हमने इसमें कुछ कमियाँ थी जो हमने पॉइंट आउट किया था। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या थी, लायबिलिटी के रिगार्डिंग। इसमें सबसे बड़ी कमी क्या थी बेटा, लायबिलिटी के रिगार्डिंग। अगर आपको याद हो तो फटाफट आप बोलोगे कि सर लायबिलिटीज़ जो थी वो क्या थी, अनलिमिटेड। वेरी गुड, तो अनलिमिटेड लायबिलिटी थी। कहने का मतलब है कि जो लायबिलिटी थी, अगर पार्टनर्स चुका ना पाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी ले लो। आपने बेटा अकाउंट्स में भी किया था, गार्डनर वर्सेस मूरे रूल। इसके अलावा और भी सारी चीज़ें पढ़ी थी कि आपने देखा था कि जो भी लॉस होता है दैट विल बी बॉर्न बाय सॉल्वेंट पार्टनर एंड ऑल, दैट इज़ डिफरेंट पार्ट, दैट इज़ अकाउंटिंग पार्ट। बट मैं स्टिल उसके थ्रू आपको ये कहना चाहता हूँ, तो भैया जब तक आप पूरा इंसॉल्वेंट नहीं हो जाओगे पार्टनर, तब तक आपको ये सारी चीज़ें बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम थोड़ा सा आगे और चलते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या हुआ कि जो पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या था
कि लिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, उसको यहाँ पे इन्होंने टैकल किया। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ क्या होगी, लिमिटेड होगी। ठीक है, कहने का मतलब है मान के चलो बेटा ये 2 पार्टनर हैं। ठीक है बेटा, ये बहुत अच्छा पार्टनर है, ये पार्टनर जो है हमारा अच्छा नहीं है, ये पार्टनर। ठीक है, ये गलतियाँ करता है, इसकी इंटेंशन है बेटा फ्रॉड करने की। हम पार्टनरशिप की बात करें अभी नॉर्मल। तो बेटा जैसे ही इसने गलती करी, अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा, जैसे ही इसने गलती करी इस केस में क्या हो जाएगा, जैसे ही ये गलती करेगा बेटा इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी। और बेटा सज़ा किसको मिलेगी, सज़ा मैं अगर सिंपल सी बात आपसे बात करता हूँ तो बेटा सज़ा इस बेचारे को भी मिलेगी। ठीक है, तो जैसे इस बेचारे को सज़ा मिलेगी तो ये बेचारा क्या बोलेगा, भैया पार्टनरशिप मैं तो अच्छे के लिए आया था, बिज़नेस करने आया था, लेकिन इसकी गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। तो इस केस में अगर मैं आपको बेटा समझाऊं, एलएलपी मदद करता है आपकी। एलएलपी क्या मदद करता है, वो बोलेगा गलती किसने करी है, गलती आपने करी, गलती आपने करी, तो लायबिलिटीज़ भी कौन बियर करेगा, आप ही बियर करेंगे। मेरी बात इतनी सी बात समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम करते हुए चलेंगे। तो ये इस वजह से एलएलपी आया। अच्छा, एलएलपी जब हमारा आया था, एलएलपी जब आप पढ़ोगे तो हर जगह लिखा हुआ है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके साथ बेटा 2008 वर्ड और ऐड हो गया। ठीक है, अगर मैं आपको समझाऊँ, आप बोलोगे सर ये 2008 में आया था तो इसलिए शायद इसमें 2008 ऐड हुआ है। बिल्कुल सही। हम जस्ट थोड़ा ओवरव्यू करते हुए चलते हैं, जिससे कि साथ साथ में प्रॉब्लम ना हो। फिर एक बार हम सारी चीज़ें समझ लेते हैं पहले, फिर एक साथ जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पे सारी चीज़ें आपको फिर कोरिलेट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, हमने अभी बहुत सारी चीज़ें और भी की है। तो एलएलपी अगर एक्ट की हम बात करते हैं, एलएलपी एक्ट 2008, तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, इसके अंदर जो आपके सेक्शंस हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं, 81 सेक्शंस हैं। ठीक है बेटा, इसके अलावा शेड्यूल्स भी हैं। ठीक है, इस एलएलपी के हमारे इतने सेक्शंस हो गए। और अगर हम शेड्यूल की बात करते हैं बेटा, तो इसके शेड्यूल्स भी हैं। ठीक है, शेड्यूल्स कितने हैं, तो इसके 4 शेड्यूल्स हैं। तो सर शेड्यूल में क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। अच्छा, एक मज़े की बात और बताता हूँ बेटा, अगर हम बात करते हैं एलएलपी एक्ट की, तो बेटा एलएलपी जो एक्ट है ये है तो 2008 का, लेकिन इसके रिगार्डिंग जो भी रूल्स आए थे, जो भी रूल्स आए बेटा वो आए हैं 2009 में। कहने का मतलब है कि अगर हम एक्ट की बात करते हैं, एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो बेटा एक्ट और रूल्स में जो डिफरेंस होता है सिंपल सी चीज़ है, एक्ट बेटा लॉ हो गया आपका, और रूल्स जो होता है, रूल इस एक्ट को ऑपरेशनल करता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो एक्ट लॉ को क्या करता है, ऑपरेशनल करता है। ठीक है जी, तो ये जो एक्ट है ये रूल को ऑपरेशनल 2009, मतलब आप कह सकते हो कि सर एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2009 में ऑपरेशनल हुआ था। ठीक है, चलो जी एक बार हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी कि पार्टनरशिप, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। अच्छा, जो चीज़ें मैंने बोली है बेटा, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्ट बेटा ऐसे ही आ जाता है, इसके लिए कमेटी बनाई जाती है प्रॉपर, कि वो कमेटी की रिकमेंडेशन होती है कि हाँ जी हाँ ठीक है हम ऐसे करें या ना करें। तो इन सिंपल टर्म्स में मैं अगर समझाऊँ आपको, तो बेटा कुछ कमेटीज़ बनाई गई थी, जिसमें से बेटा 3 कमेटी बनाई गई थी। एक कमेटी बनाई गई थी हमारी 1997 में, उसके अलावा एक कमेटी हमारी बनाई गई थी 2003 में, और एक कमेटी हमारी बनाई गई थी 2005 में। इन तीनों की रिकमेंडेशन आई थी एलएलपी कि हाँ एक बिज़नेस का जो एंटिटी है, एक बिज़नेस का जो फॉर्म होगा वो एलएलपी के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेटा कमेटी का नाम। एक कमेटी थे अवैध हुसैन कमेटी था, एक द नरेश चंद्र कमेटी थी बेटा, और डॉक्टर जे ईरानी कमेटी। तो जैसे मैंने नाम लिया 1997 में अवैध हुसैन कमेटी थी, उसके बाद नरेश चंद्र कमेटी थी, और डॉक्टर जे ईरानी कमेटी थी 2005 में। तो चलो जी बिना टाइम वेस्ट किए एक बार फटाफट हम लोग बुक से पढ़ते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं। आफ्टर दैट हम स्टार्ट करेंगे। आओ बेटा, पेज नंबर है आपका, अगर हम सिंपल सी बात करते हैं तो हमारा पेज नंबर है 206। फटाफट आ जाओ बेटा 206 पे, देखते हैं 206 क्या कहता है हमारा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, अगर हम बात करते हैं बेटा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या कहता है, इंट्रोडक्शन वाला पढ़ लेते हैं फटाफट। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप
is a new form of business entities that enable professional expertise and entrepreneurial initiative to combine, organize, and operate in an innovative and efficient manner for a long time. A need has been felt to provide for a business format that would combine the advantage of limited liability of a company and the flexibility of organizing their internal management on the basis of mutually arrived agreement, as is the case in partnership firm at a low compliance cost. अब देखो जी, कंपनी बना के आप फॉर्म, आप बोलोगे सर कंपनी की भी तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। बेटा नो डाउट बिल्कुल सही कह रहे हो आप कि कंपनी की भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, बट वहाँ पे कंप्लाइंसेस ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जो है मैनेजमेंट बेटा आपके हाथ में, जो शेयर होल्डर होते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अगर आपको याद हो मैंने 12th में आपको पढ़ाया था कि बेटा जो शेयर होल्डर होता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, वो जो मैनेजमेंट होता है वो शेयर होल्डर नहीं करता, वो डे टू डे अफेयर्स का मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में चला जाता है। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पे, तो जो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ठीक है बेटा, जो भी हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो मैनेज करता है। बट स्टिल अगर यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ की एक एडवांटेज क्या थी, यहाँ की एक एडवांटेज है बेटा कि इंटरनल मैनेजमेंट में भी आपकी क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एज इज इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट अ लो कंप्लायंस कॉस्ट, और यहाँ पे आपको ज़्यादा कंप्लायंसेस भी नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि several expert committees have recommended for legislation on limited liability partnership. These includes the Abid Hussain Committee 1997 में, नरेश चंद्र कमेटी 2003 एंड द डॉक्टर जे ईरानी कमेटी 2005 में। तो इन तीनों ने बेटा, इन तीनों कमेटियों ने ये अपने एक्सपर्ट्स ओपिनियन दी थी कि हाँ जी LLP बिल्कुल ठीक है, आप LLP की एक एंटिटी बना दो जिससे लोग बिजनेस कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है बेटा, पार्टनरशिप तो ट्रेडिशनली ये पार्टनरशिप से ही निकला हुआ है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट वाज इनिशिएटेड एज एन अल्टरनेटिव टू द ट्रेडिशनल पार्टनरशिप फॉर्म ऑन द वन हैंड, वेयर पार्टनर्स आर एक्सपोज टू अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटीज एंड इनकॉर्पोरेटेड कंपनी ऑन द अदर, which is burdened with issue-based governance structure. This form of business organization permits individual partner to be insulted from joint liability of any partner's business decision. तो ये वही कहता है बेटा कि किसी एक की गलती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गलती करेगा कोई और बेटा भरता कोई भी था। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझ लेते हैं, ये है बेटा मिस्टर राम और ये है बेटा मिस्टर श्याम। ठीक है, मिस्टर राम ने बेटा सिंपल सी चीज़ बोली, मिस्टर राम ने कहा कि मिस्टर राम और श्याम बेटा, मिस्टर राम बहुत ही अच्छे एफिशिएंट मैनेजर थे, एफिशिएंट बिजनेसमैन थे। मिस्टर श्याम बेटा पढ़ा लिखा नहीं था, जस्ट अनपढ़ था। तो बेटा कोई एक डिसीज़न था, मान लेते हैं कोई भी डिसीज़न, इन्होंने कहा कि हम ये वाला प्रोजेक्ट हमें लेना है। सपोज़ एक प्रोजेक्ट है बेटा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट हम नाम ले लेते हैं सिंपल कि सपोज़ ए बी कोई प्रोडक्ट है बेटा, श्याम ने कहा हम ये लॉन्च करेंगे। अब बेटा राम इसके अगेंस्ट है, राम कह रहा है ये जो ए बी प्रोडक्ट है आप इसको लॉन्च मत करो। आप इसको लॉन्च क्यों ना करो, क्योंकि ए बी जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमारा बेकार का प्रोडक्ट है, ये मार्केट में नहीं चलेगा। इसने बेटा अपने एनालिटिकल स्किल से बोला। अब बेटा श्याम ने बोला मैं भी ऑनर हूँ, मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बात, मैं पार्टनर हूँ। और राम ने कहा हाँ बात तो सही है। तो इसने कहा ठीक है जी हम लॉन्च करते हैं। और क्लियर कट शाम को भी पता था कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्ट फेल होगा क्योंकि इसमें क्वालिटी नहीं है, ऑलरेडी मार्केट स्टैब्लिश है, बहुत सारे रीजंस थे, बट फिर भी शाम ने अपनी चीज़ करी। अब स्टिल इसने उधार पे लोन लिया, बिजनेस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए लोन लिया बेटा, और भी तरह तरह की चीज़ें उसने करी। अब यहाँ पे अब आपको समझ में आना चाहिए एक गलत डिसीजन शाम का, जैसे बेटा प्रोडक्ट फेल, बेटा श्याम ने लोन लेके बिज़नेस किया जैसे मैंने आपको बताया। अब बेटा राम से और श्याम से दोनों ही, शाम की गलती से बेटा दोनों के दोनों क्या हो गए, शाम की गलती की वजह से बेटा राम भी अनलिमिटेड लायबिलिटी राम का भी हो गया, ये नॉर्मल पार्टनरशिप था। अच्छा इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है बेटा किसी क्रेडिटर से पैसा लिया इन्होंने, किसी क्रेडिटर से सामान उठाया बेटा, किसी भी बैंक से लोन लिया श्याम ने, राम को पता भी नहीं चला। और आप बोलोगे सर ऐसे कैसे पता नहीं चला, बेटा जनरली पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा, दोनों लिख लेते हैं आपस में कि ठीक है एक दूसरे पे बेटा ट्रस्ट होता है तभी तो आप पार्टनरशिप का करते हो। जैसे आपने 11th की बुक में देखा होगा तो वहाँ पे बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन लिखी हुई है कि जब आप पार्टनर बिजनेस के लिए पार्टनर चूज़ कर रहे होते हो तो आप उस तरह से चूज़ करना चाहिए जैसे आप शादी के लिए अपने लिए लड़का या लड़की ढूंढते हो। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बेटा राम और श्याम को आपस में फुल ट्रस्ट होगा, बेटा श्याम ने इस ट्रस्ट का
नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अब जिसकी वजह से कोई भी बेटा, मान लो इन्होंने मोहन से लिया होगा लोन, तो बेटा जैसे ही मोहन से इन्होंने लोन लिया तो मोहन बेटा सीधी सी चीज़ है, वो श्याम से पैसा नहीं लेगा, वो राम और श्याम दोनों से लेगा, मतलब जिससे इससे पैसा मिलेगा उससे लेगा। अब बेटा राम फंस गया बेचारा, ये कह रहा है कि किसी और की गलती की सज़ा किसको मिल रही है, किसी और की गलती की सज़ा मुझे मिल रही है। तो बेटा LLP जो है, अब नॉर्मल पार्टनरशिप में बेटा श्याम नहीं बच सकता, लेकिन LLP के केस में राम बच के निकल जाएगा। इस केस में श्याम ही पैसा देगा मोहन को। इतनी सी बात समझ में आती है। चलो जी आगे चलते हैं बेटा, फटाफट चीज़ अब आपको समझ में आ गई होगी। तो हम कहाँ पे थे? नाउ ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। चलो जी, द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड to carry a lawful business under Section 2, Subsection 1E of the LLP Act. The term business has defined to include every trade, profession, service and occupation. LLP are essentially and eminently suited to small and medium entrepreneurs, SME in business and industries, and to professional service providers like chartered accountant, company secretary, cost accountant, advocates and the like. ठीक है, तो सीधी सी चीज़ है बेटा, अगर मैं आपको समझाऊँ तो LLP जो है लॉफुल बिजनेस, आपको पता है लॉफुल बिजनेस क्या होता है। बिजनेस को इन्होंने बेटा सेक्शन 2 सबसेक्शन 1E में डिफाइंड किया हुआ है कि एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन LLP आर एसेंशियली एंड एमिनेंटली suited to small and medium entrepreneurs in business and industries and to professional service provider like chartered accountant, company secretary, cost accountant, advocates and with the like. तो बेटा ये लोग भी बनाकर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की, तो बेटा ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि इट कंटेन्स 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल्स। ठीक है, द LLP एक्ट कम इनटू फोर्स द मोस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑन 31 मार्च 2009 एंड फॉर द लेफ्ट ओवर रिमेनिंग प्रोविजन ऑन 31 मई 2009। अगर मैं आपको सिंपल समझाऊँ तो बेटा इसमें 4 शेड्यूल हैं, 81 सेक्शन है जैसे कि हमने पीछे पढ़ा। अच्छा, शेड्यूल्स में क्या क्या है बेटा, देखो फर्स्ट शेड्यूल, 4 शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल अगर हम बात करते हैं बेटा, सिंपल सी चीज़, तो मैंने आपको बोला सिंपल सी चीज़ क्या, यहाँ पे शेड्यूल की बात करते हैं तो 4 शेड्यूल है यहाँ पे। ठीक है, 81 सेक्शन है वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम शेड्यूल की बात करते हैं। शेड्यूल्स देखो बेटा 4 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल 1 की अगर हम बात करते हैं तो शेड्यूल 1 में बेटा इनके म्यूचुअल राइट्स हैं। ठीक है, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, 1 मिनट में अच्छे से लिख देता हूँ बेटा, जस्ट ये हमारा शेड्यूल हो गया। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा शेड्यूल हो गया। तो शेड्यूल 1 जो है बेटा इसमें हमारे क्या हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, ऑफ LLP एंड पार्टनर्स की भैया क्या म्यूचुअल राइट्स होंगे, क्या ड्यूटीज़ होंगे, क्या वो सारी चीज़ें शेड्यूल 1 में लिखी है। अगर हम शेड्यूल 2 की बात करते हैं तो शेड्यूल 2 में बेटा क्या चीज़ें होगी, शेड्यूल 2 में कुछ नहीं, सिंपल सी चीज़ है। अब कोई पार्टनरशिप फर्म है ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, आपको सोचना चाहिए बेटा, कोई फर्म है, मान लेते हैं ABC एंड कंपनी है, इस तरह से समझते हैं। शेड्यूल 2 में क्या लिखा है, ABC एंड कंपनी है। अब ये बेटा पार्टनरशिप फर्म थी। ठीक है, ABC 3 पार्टनर थे, पार्टनरशिप फर्म थी। अब बेटा जैसे ही LLP एक्ट आया 2008 में, पार्टनरशिप एक्ट आया था 1932 में, मान लेते हैं बेटा ये 2000 से बिज़नेस करते हुए आ रहे थे, ईयर 2000 से बिज़नेस करते हुए आ रहे थे। अब जैसे ही LLP बना बेटा, इनका मन आ गया हम भी LLP बना के काम करें। तो बेटा क्या करना पड़ेगा, पहले तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व करो, फिर उसके बाद LLP में रजिस्ट्रेशन करवाओ। मतलब समझ रहे हो, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। लोग सोचते हो, मतलब ये कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि मैं इस कंपनी से सीधा LLP बन जाऊँ, मतलब पार्टनरशिप फर्म से सीधा LLP बन जाऊँ। तो लॉ मेकर्स ने कहा ठीक है जी। तो इन्होंने शेड्यूल 2 में यही चीज़ लिखा है कि फर्म जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकती है किस में, LLP में। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद बेटा थर्ड शेड्यूल की बात कर लेते हैं हम एक बारी फटाफट। हम कौन सा शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल में क्या है बेटा, प्राइवेट कंपनी। बेटा इसका भी तो मन कर सकता है कि हमें भी LLP का टेस्ट जानना है बेटा, तो ये भी LLP में कन्वर्ट होना चाहता है। तो शेड्यूल नंबर 3 में हमारा जो लिखा है बेटा, यही लिखा है कि किस तरह प्राइवेट कंपनी LLP में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसके बाद बेटा अगर हम अगली बात करते हैं बेटा, तो सेम चीज़ है कि
जो हमारा जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, शेड्यूल नंबर 4 जो है हमारा, शेड्यूल नंबर 4 में क्या लिखा है, शेड्यूल नंबर 4 में भी बेटा हमारा सिंपल यही चीज़ लिखा हुआ है कि जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, ठीक है, एलएलपी में जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है बेटा, वो किस तरह से एलएलपी में कन्वर्ट होगी, तो वो सारी चीज़ें हमारी लिखी हुई है, ठीक है। आओ जी एक बार फटाफट देख लेते हैं बेटा, जो पढ़ाया सर ने सही पढ़ाया नहीं पढ़ाया। Schedules. The nature of four schedules that have added at the end of the LLP Act may briefly be stated as follows. The first schedule, it contains provision regarding matters relating to the mutual rights and duties of partners and limited liability partnership and its partner applicable in the absence of any agreement on such matters. The model set of terms LLP agreements, ठीक है, रेफर टू सेक्शन 23(4), ठीक है। इट कंटेन्स प्रोविजन फॉर कन्वर्जन बेटा अंडरलाइन करना, फ्रॉम फर्म इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म से बेटा किस तरह से आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जा सकते हो। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है, कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। फोर्थ शेड्यूल क्या कहता है, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो 57 में ये लिखा हुआ है, तो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हमें ये समझना है, ठीक है। चारों शेड्यूल हमने डिस्कस कर लिया, टोटल 81 सेक्शन से, जिसमें से कुछ सेक्शंस 2008 में आए थे, कुछ सेक्शन 2009 में आए थे। तो बेटा एक सीधी सी चीज़ है, आप ऐसे समझ लो कि ये बेटा अमेंडमेंट तो सेक्शंस होते ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये सिंपल सी चीज़ लिखी हुई है, द LLP रूल्स 2009 कवरिंग द प्रोसीजरल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट ऑफ द LLP एक्ट 2008 हैव बीन made effective from 1st April 2009. However, Rule 32, 33, 38, 39 and 40 of the rules come into force on 31st May 2009. मतलब कुछ रूल 2009 में आए थे बेटा, उसके बाद कुछ रूल हमारे अप्रैल 2009 तक आ गए थे, जनरली ऑपरेशनल हो गया था, लेकिन कुछ रूल बाद में आए 31st मई 2009 को। उसके बाद कहता है, उसके बाद बेटा आपको पता है रूल्स आ गए, फिर अमेंडेड होता रहता है जैसे जैसे इकोनॉमिक सिनेरियोज चेंज होता है। जैसे बेटा अभी कोविड-19 जो हमारा कोरोना वायरस है, उसकी वजह से भी काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई। अब ध्यान से देखो कितनी सारी अमेंडमेंट हो गई, अब ध्यान से देखते रहना। दीज रूल्स हैव सिंस हैव बीन अमेंडेड सेवरल टाइम्स। द लेटेस्ट अमेंडमेंट वाज मेड थ्रू लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप सेकंड अमेंडमेंट रूल्स 2011 नोटिफाइड ऑन 14 सितंबर 2011. The forms to be filled under Act or annexed to the rules, to the fees to be paid in various circumstances and prescribed in Annexure A to the rules, the filing requirement under the circumstances and prescribed in Annexure A to the rules, the filing requirement under the Act shall be complied using digital signature in prescribed electronic mode. The central government have launched a website, namely www.llp.gov.in, for operationalizing various processes under the rules. तो बेटा आप इस साइट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पे उन्होंने सारे रूल्स वगैरह लिख रखे हैं, सारे फॉर्म्स लिख रखे हैं। आप बोलोगे सर फॉर्म किस चीज़ के, एग्जामिनेशन फॉर्म? नहीं बेटा, वो आपको भरना होता है, इनको भरना नहीं होता एग्जामिनेशन फॉर्म। ये जो फॉर्म होता है, अब सिंपल सी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो बेटा ये कुछ इस तरह से फॉर्म होते हैं कि जैसे अब आपको बेटा रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये उसके रिगार्डिंग फॉर्म है। LLP आपको बनाना है, आपको LLP फॉर्म करना है, तो उसके रिगार्डिंग उसका क्या हो गया, उसके रिगार्डिंग फॉर्म्स होते हैं। आपको LLP को बेटा कन्वर्ट करना है, उसके रिगार्डिंग फॉर्म होते हैं। इसके अलावा टाइमली टू टाइमली आपको बुक्स ऑफ अकाउंट सबमिशन करना होता है, उसके रूल उसके हो गए, ठीक है। उन सब के फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। अब बोलोगे सर ये बेसिकली, अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होता है, इनका काम क्या होता है बेटा, कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो सारी की सारी कॉर्पोरेट का मतलब तो कंपनी होता है, सारे जो भी अफेयर्स कंपनी के होते हैं बेटा उनको ये MCA की वेबसाइट हैंडल करती है, ठीक है। और इसके लिए बेटा मैंने आपको बताया हुआ रजिस्ट्रार, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होती है, दैट इज़ हम उसको ROC बोलेंगे। तो जो भी ROC होती है, तो बेटा जो भी ROC होती है वो इन सारी चीज़ें जो भी कंपनी वगैरह की थी वो उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, जैसे फाइनेंशियल अकाउंट्स चाहिए, तो सबके फॉर्म प्रिस्क्राइब करती थी। तो ठीक इसी तरह जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कहा यार दूसरी साइड बनाने से फ़ायदा क्या है, हम इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी दे देते हैं। कहने का मतलब है कि जो भी LLP की मशीनरी, जो भी मैकेनिज्म होगा, जो भी उसको, जो भी MCA, जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो भी बोलेगा वो कंपनी को भी बोलेगा और इसको भी बोल सकता है। जो भी रूल्स बनाएगा वो सबके सब LLP को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब इन सिंपल एंड शॉर्ट अगर मैं आपको एक शब्द में बताऊं, मतलब वन लाइन बताऊं, वन लाइन कंक्लूजन ये है कि बेटा जो कंपनी का रजिस्ट्रार होगा
वही एलएलपी का रजिस्ट्रार होगा। ठीक है जी। अब सिंपल सी चीज़ एक बार रीड आउट करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आरओसी आर trusted with the task of administration of the Limited Liability Partnership Act 2008 and the rules framed thereunder. The registrar of companies is appointed by the central government in each state. जो रजिस्ट्रार होता है बेटा कंपनीज का, वो कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है इन ईच स्टेट। द रजिस्टर ऑफ कंपनीज शेल एक्ट एज अ रजिस्ट्रार ऑफ एलएलपी एट द स्टेट लेवल एंड शेल रजिस्टर एंड कंट्रोल एलएलपीज। द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इज अ पब्लिक ऑफिस where LLP are required to file documents and returns and the public is authorized to inspect the same according to the provision of law। ठीक है। अब बेटा सैलिएंट फीचर ऑफ एक्ट 2008, अगर हम सैलिएंट फीचर की बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले जो इसके बेटा सैलिएंट फीचर है बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, हम जस्ट 1 मिनट में देख लेंगे इसको। इससे पहले बेटा एक बार आप रीड आउट करो थोड़ा सा, सो दैट कि हम आगे चलें। हाँ जी, आओ जी। अब हम बात करते हैं बेटा सैलिएंट फीचर्स की। तो बेटा जैसे अगर हम बात करेंगे सैलिएंट फीचर्स की, तो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ है ध्यान देने वाली है, सैलिएंट फीचर। ठीक है, तो सैलिएंट फीचर्स में बेटा हमारा जो मेन है वो क्या है? जस्ट 1 मिनट, हमारी स्क्रीन थोड़ी सी डिपोर्टेड हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अगर बेटा सैलिएंट फीचर्स की बात करते हैं तो सबसे पहला फीचर्स क्या है हमारा? द LLP शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। ये क्या बेटा? सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर है। ठीक है, लीगल एंटिटी और मेंबर से बिल्कुल ही सेपरेट है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं एनी 2 or more person associated for carrying on a lawful business with a view to profits may be subscribing their name to an incorporation document and filing with the same the registrar from a limited liability partnership. Every registered LLP shall be assigned a LLP identification number LLPN। तो बेटा सिंपल सी चीज़ है, कोई भी 2 और मोर पर्सन जो कि साथ में आए हैं एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए प्रॉफिट के मोटिव से, तो सीधी सी चीज़ है कोई भी डॉक्यूमेंट फिल करेंगे तो बेटा वहाँ पे LLPI नंबर आपको असाइंड हुआ है, वो सारे LLPI नंबर वहाँ पे आएगा। उसके थ्रू रजिस्ट्रार को क्या करोगे? सबमिट करोगे। ठीक है, तो अगली बात करते हैं LLP विल हैव परपेचुअल सक्सेशन। बेटा आपको पता है परपेचुअल सक्सेशन है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें कि परपेचुअल सक्सेशन, आपको पता है परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है। कंपनी के केस में पढ़ा था कि किसी भी मेंबर की डेथ से जो कंपनी थी उसके एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसी तरह जो है बेटा LLP की अगर हम बात करते हैं तो LLP के एग्जिस्टेंस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा वेदर इसका कोई पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या वो अनसाउंड माइंड हो जाए। कहने का मतलब है कि एक बार आपने बेटा लॉ में जिसको रजिस्टर्ड करवा दिया, जैसे ही आपने फॉर्म को, जो एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म थी, आपने कन्वर्ट किया उसको, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा कोई फॉर्म था नॉर्मल ABC एंड कंपनी, ABC एंड कंपनी हमारा कोई नॉर्मल फॉर्म था। आपने क्या किया? आपने बेटा LLP में जैसे ही इसको कन्वर्ट किया, अब बेटा ये ABC एंड कंपनी की जगह ये आपका क्या हो गया है? अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे ही आपने कन्वर्ट किया तो बेटा अब ये ABC LLP हो चुकी है। जैसे ही ABC LLP होगी तो बेटा इस केस में मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई पार्टनर आए या कोई पार्टनर जाए, इससे बेटा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये एक तरह से सेपरेट एंटिटी हो गई। ठीक है, ABC LLP। अच्छा, उसके बाद बेटा 4th पॉइंट हमारा कहता है कि जो भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं बेटा पार्टनर्स के, वो सारे के सारे गवर्न होंगे। मतलब आप आपस में बैठ के डिस्कस कर लो, पार्टनर्स जो भी LLP के पार्टनर्स हैं। अदरवाइज़ जहाँ भी आपकी जो भी चीज़ें साइलेंट होगी, जैसे हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा था कि अगर कोई बात साइलेंट होती थी तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग हो जाता था। जैसे आपको याद होगा बेटा, शेयर ऑफ प्रॉफिट हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा 6% देते थे। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो मैं अकॉर्डिंगली जो पार्टनरशिप डीड में लिखा है वही देते थे। तो सेम चीज़ वही पे है कि अगर आप लोगों ने बेटा अपने आप बैठ के सारी चीज़ें डिसाइड कर लिया, ठीक है, अगर कुछ डिस्कशन नहीं हुआ तो उस केस में फिर LLP एक्ट 2008 गवर्न करेगा। ठीक है, फिर हमारा 5th पॉइंट आता है बेटा। 5th पॉइंट क्या कहता है? द LLP विल बी अ सेपरेट लीगल एंटिटी लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट्स विद द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स बीइंग लिमिटेड टू देयर एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन द LLP व्हिच मे बी
ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल नेचर, और बोथ इंटेंजिबल एंड इंटेंजिबल इन नेचर भी लीगल एंटिटी है तो अपने नाम से अपने सारा का सारा कंट्रोल अपने एसेट्स पे LLP रखेगी। कहने का मतलब है कि जो भी पार्टनर्स या फिर जिस रेशियो में लाइबिलिटीज़ कहता है, जैसे सपोज मैंने कोई एसेट्स खरीदा तो बेटा हो सकता है पार्टनर ने गारंटी दी हो, तो बेटा जितना पार्टनर ने गारंटी दी सिर्फ उतना ही पार्टनर बियर करेगा और बाकी जितना फर्म ने दिया वो फर्म बियर करेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है इसमें बेटा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बेटा पॉइंट नंबर 6 है, कहता है नो पार्टनर्स वुड बी लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स और देयर मिसकंडक्ट। भाई जो पार्टनर शरीफ है वो बेटा जो गलत पार्टनर है उसके लिए लाइबल नहीं होगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ऐसे कैसे, पता कैसे चलेगा? बेटा वो पता चल जाता है, हमारा काम सिर्फ लॉ पढ़ना है, हमारा काम ये इस्टेब्लिश करना नहीं है कि गलतियाँ कैसे पता चलेगी, वो बेटा कानून का काम है, लॉ उसको प्रॉपर्ली डिफाइन कर देता है। आओ जी थोड़ा सा आगे और चलते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, द लायबिलिटीज ऑफ LLP and partners who are found to be acted with intent to defraud creditors or for any fraudulent purpose shall be unlimited for or any of the debts or other liabilities of the LLP। तो बेटा 6th और 7th ऑलमोस्ट सेम है, ये वही कह रहा है कि भैया कोई भी पार्टनर ऐसा एक्ट कर जिसका मतलब इंटेंशन ही है क्रेडिटर्स को धोखा देना। कहने का मतलब बेटा मान के चलो, इस तरह से समझते हैं हम एक सिंपल से एग्जांपल से कि बेटा RS LLP फॉर्म आउट किया था। ठीक है, RS LLP में बेटा आपको समझ में आ गया होगा, R फॉर राम और S फॉर श्याम। ठीक है, तो बेटा ये जो श्याम है ना ये बेटा बहुत नटखट सा है, छोटा सा है बेटा श्याम, कृष्ण का ना श्याम हमारा। ठीक है, तो बेटा श्याम ने क्या किया, अब बेटा देखो मोहन लेके आए थे पिछली बार, अब रोहन लेके आ जाते हैं, रोहन। ठीक है, ओ सॉरी रोहन। ठीक है, बेटा इतना ही ज़्यादा है। तो अब बेटा श्याम की जो इंटेंशन थी, बेटा आपको पता है श्याम बड़ा नटखट है, तो बेटा श्याम की जो इंटेंशन है वो सिंपल क्या है कि रोहन जो है हमारे इनके साथ फ्रॉड किया जाए। कहने का मतलब इनसे हम गुड्स ले लेंगे और गुड्स का पैसा मैं इनको नहीं दूंगा और गुड्स लेके मैं अपने घर चला जाऊंगा। मतलब श्याम बेटा कहाँ चला जाएगा, अपने घर चला जाएगा इस गुड्स का पैसा लेकर। ठीक है, अब बेटा ऐसा ही हुआ, श्याम सारा गुड्स लेकर अपने घर चला गया और गुड्स उसने कंज्यूम कर लिया, बेच दिया, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। अब बेटा रोहन आया पैसा मांगने। रोहन जब पैसा मांगने आएगा तो अब आपको समझ में आना चाहिए बेटा रोहन पैसा मांगने किससे आएगा, राम से मांगने आएगा, श्याम से मांगने आएगा, दोनों में से किसी से मांगने नहीं आएगा। रोहन कहाँ पैसा मांगने जाएगा, रोहन पहुँच गया बेटा LLP। जैसे ही बेटा LLP आएगा, अब बेटा सिंपल LLP बोलेगा हमने तो मंगाया नहीं था, बोलेगा हाँ जी आपके पार्टनर ने मंगाया था श्याम ने। तो बेटा अब आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो जाएगा। फिर कोर्ट, नॉर्मल केसेस में अगर हम बात करते हैं तो कोर्ट केस में जाएगा तो नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या था, बोथ पार्टनर्स आर इक्वली लायबल फॉर एनी डेट विच इज़ इनकर्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स। तो कहने का मतलब आउटसाइडर से जो भी आपने लोन लिया उसके लिए बेटा आप दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल। बट LLP में ऐसा नहीं है। LLP में बेटा सिर्फ और सिर्फ ये लाइन लगा दी मैंने, तो बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन लायबल होगा, श्याम। क्यों, क्योंकि बेटा श्याम की इंटेंशन क्या थी, डिफ्रॉड करने की। अब बोलोगे सर अगर उसकी वो बोलेगा अगर बिज़नेस करने की इंटेंशन होगी तो बेटा बिज़नेस का लॉस और वो पता चल जाता है। ठीक है, चलो जी आगे चलें। कहता है एवरी LLP, 7 पॉइंट पढ़ लिया हमने बेटा। ठीक है, जिसका बेटा इंटेंट टू डिफ्रॉड, अंडरलाइन कर लेना इंटेंट टू डिफ्रॉड। ठीक है, एवरी LLP शैल हैव एटलीस्ट 2 पार्टनर्स। आपको पता है बेटा पार्टनरशिप है तो 2, एटलीस्ट 2 पार्टनर। इट शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल एज डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ whom एटलीस्ट 1 शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। बेटा उनमें से एक शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया। कहने का मतलब 2 इंडिविजुअल है जिसमें से बेटा दोनों NRI हो जाएंगे तो नहीं। ठीक है, उसमें से एक रेजिडेंट इन इंडिया होना ज़रूरी है। द ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी प्रोवाइडेड इन द लॉ। भैया उसकी जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा, डेजिग्नेटेड, ठीक है, उसका जो भी ड्यूटीज़ होगा या उसको क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, ये सब हम लॉ में लिख देंगे। लॉ में बेटा बताया हुआ है ऑलरेडी। देयर शेल नॉट बी अपर लिमिट्स ऑन नंबर ऑफ पार्टनर्स इन एन LLP। बेटा LLP में कोई अपर लिमिट नहीं है, जितने मर्जी पार्टनर रखो। द LLP शेल बी एन अंडर एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन एनुअल अकाउंट्स
reflecting true and fair view of the state of its affair, a statement of accounts and solvency shall be filed by every LLP with the registrar every year. कहता है बेटा LLP shall be under an obligation to maintain annual accounts reflecting true and fair view of its state of affairs. ठीक है, तो जो LLP है बेटा उसके ऊपर किसने, MCA ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ये ऑब्लिगेशंस डाली हुई है कि आपको अपनी एनुअल अकाउंट्स कहाँ फाइल करनी पड़ेगी, ROC रजिस्ट्रार के पास एवरी ईयर. ठीक है, द अकाउंट्स ऑफ LLP शैल बी ऑडिटेड, बेटा आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा. हाँ, अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे रखी है तो कोई इशू नहीं है. ठीक है, सब्जेक्ट टू एनी क्लास ऑफ LLPs बीइंग एग्जम्प्टेड फ्रॉम इट्स रिक्वायरमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा कि आपके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है बेटा, मोदी जी को लगता है अगर कि हाँ भाई आप गलती कर रहे हो, ठीक है, आपकी LLP में कुछ झोल है, तो बेटा फिर वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी दे सकते हैं. ठीक है जी, तो कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट इंक्लूडिंग मर्जर और अमलगमेशन ऑफ LLP शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ द LLP एक्ट. अब देखो बेटा कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट क्या होता है, हम देखते हैं. कॉम्प्रोमाइज़ बेटा कई बार हम पार्टनर्स वगैरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अरेंजमेंट वगैरह करते हैं. मर्जर का मतलब एक सीधी सी चीज़ है बेटा, 2 LLP थी, AB LLP और बेटा XY LLP. अब बेटा मर्जर का मतलब होता है, अब ये क्या हो गए, AB XY. ठीक है, मतलब बेटा आप ये कह सकते हो ये बेटा लड़का, ये बेटा लड़की. ठीक है बेटा, इनकी शादी हो गई, दैट इज़ कॉल्ड मर्जर. ठीक है जी, तो इस तरह से अगर हम आगे चलते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही इजी लॉ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, मतलब इस चैप्टर में नहीं, आगे है. ठीक है जी, तो 15 पॉइंट देखते हैं बेटा. प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड कंपनी इज अलाउड टू बी कन्वर्टेड. जो प्राइवेट कंपनी है बेटा, फर्म प्राइवेट कंपनी और एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज अलाउड टू बी कन्वर्टेड इनटू LLP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट. Upon such conversion, on and from the date of certificate of registration issued by the registrar in this regard, the effect of the conversion shall be such as are specified in the LLP Act. ठीक है, 16 पॉइंट पढ़ते हैं बेटा. Upon conversion into LLP, on and from the date of registration specified in the certificate of registration, all tangible and intangible property vested in the firm or the company, all assets, interest, right, privilege, liabilities, obligation relating to the firm or the company, and the whole of the undertaking of the firm or the company shall be transferred to and shall vest in LLP without proper assurance, act, deed, and from or the company shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of firms, registered companies as the case may be. तो बेटा वो सारी चीज़ें इन्होंने बोला हुआ है कि जब कन्वर्जन होगी किसी भी कंपनी से LLP या फर्म से LLP या कंपनी में प्राइवेट कंपनी से या फिर अनलिस्टेड कंपनी से, तो वहाँ पे जो इंटरेस्ट है, राइट है, प्रिविलेज है, उन सबको किस तरह से टैकल डाउन किया जाएगा वो सब इसमें, वो भी इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें. ठीक है कि अच्छा 17 पॉइंट हमारा कहता है LLP का वाइंडिंग अप कैसे होगा, आइदर वॉलंटरी और बाय ट्रिब्यूनल टू बी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956. टिल द ट्रिब्यूनल इज एस्टैब्लिश्ड द पावर इन दिस रिगार्ड हैज़ बिन गिवन टू द हाई कोर्ट. तो ट्रिब्यूनल का मतलब होता है बेटा वो जस्ट, अगर हम बात करते हैं सीधी सी चीज़ है, 1956 की जगह 2013 आएगा. ठीक है, तो वाइंडिंग अप किस तरह से होगा, अकाउंट्स किस तरह से सेटलमेंट होंगे, ट्रिब्यूनल क्या ऑर्डर देगा क्या नहीं देगा, ये सारी चीज़ें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होगी 1956 के अकॉर्डिंग. द LLP एक्ट 2008 confers power of the central government to apply provision of Companies Act 1956 as it thinks appropriate by notification with such changes or modification as deemed necessary. However, such notification shall be laid in draft before. तो बेटा ये वही चीज़ कहने की कोशिश कर रहा है, जो भी ड्राफ्ट वगैरह करेंगे वो अकॉर्डिंगली अपने जो भी LLP एक्ट में पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को क्या कर देगी, कन्फेयर कर देगी. ठीक है, कंपनीज एक्ट 1950, मतलब कहने का मतलब है, देखो मैं आपको सिंपल समझाता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना, कि जहाँ पे LLP एक्ट 2008 में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा वो सारी की सारी पावर कहाँ की यूज़ कर लेगा, कंपनीज एक्ट 1956 में. मतलब जैसे सिंपल सी चीज़ है, ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो ट्रिब्यूनल बेटा अब LLP के लिए सेपरेट नहीं बनाएंगे, एक बना दिया, उसमें कंपनी का मैटर भी जा रहा है और LLP का मैटर भी जा रहा है. ठीक है, आओ जी. अच्छा, कोई भी चीज़ है अगर जो लगती है बेटा, कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तो पहले बेटा बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट. तो हमारे कंट्री में बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट 2 ही है. ठीक है,
एंड सब्जेक्ट टू द मॉडिफिकेशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय द बोथ हाउसेस। उसके बाद बेटा द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू LLP। अब बेटा ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि बेटा वो एप्लीकेबल नहीं होगा 1932, ठीक है। कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा लेकिन पार्टनरशिप एक्ट नहीं होगा। द टैक्स इश्यूज ऑफ LLP शैल बी एड्रेस्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब बेटा ये भी आपको पढ़ना है, 1960 इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना है। तो सीधी सी चीज़ है कि जो भी टैक्स इश्यूज होंगे बेटा LLP के, वो कौन एड्रेस करेगा? इनकम टैक्स एक्ट। कहते हैं एवरी LLP शैल यूज द फॉर्म्स एनेक्स टू द LLP रूल्स 2009 फॉर द पर्पस ऑफ LLP एक्ट 2008 एंड शैल स्पेसिफाई therein its limited liability partnership identification number. The electronic form shall be authenticated by authorized signatory using electronic or digital signature। तो सीधी सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू उसको ऑथराइज किया जाएगा, ठीक है। वो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है हमने पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके थ्रू ये ऑथराइज करेंगे और ये LLP का जो भी फॉर्म होगा बेटा, वो फॉर्म पे LLPN नंबर, जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर है, वो वहाँ पे इस्टेब्लिश होगा और उसके थ्रू वो आगे प्रोसीड कर देंगे। तो बेटा आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगली क्लास में बेटा फिर हम एक चैप्टर करेंगे, हर क्लास में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू एंड बाय बाय।